बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एसन पॉइंट पर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। ये क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव फंक्शन के बारे में, लेकिन वेव फंक्शन से पहले हमें डिस्कस करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या और क्या चीज़ है। पहले हेडिंग देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है हाउ मच। बेसिकली फिजिक्स में ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो लैटिन में इसका मीनिंग है हाउ मच, लेकिन इन फिजिक्स इसका मतलब है कि किसी भी चीज की सबसे छोटी अमाउंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फिजिक्स में हम इसे क्या कहते हैं, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की सबसे छोटी अमाउंट को हम क्वांटम कहते हैं। जिस तरह अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट की सबसे छोटी अमाउंट को हम फोटोन कहते हैं। तो बेसिकली हम उसे क्वांटम भी कह सकते हैं, लेकिन फोटोन जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ लाइट के लिए हम यूज करते हैं कि जिस लाइट की जो भी सबसे छोटी अमाउंट है उसको हम फोटोन बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैकेनिक्स की कि मैकेनिक्स क्या होता है, तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो साइड होती है, वो ब्रांच होती है जिसमें हम बॉडी के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं। किसके बारे में? बॉडी के मोशन के बारे में, कि बॉडी किस तरह मूव करेगी, क्या करेगी, क्या है क्या नहीं। तो अब हम जब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स की या मैकेनिक्स की आप बोलें वो ब्रांच होती है जिसमें हम मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं। स्मॉल स्केल, स्मॉल अमाउंट ऑफ एटम की स्मॉल अमाउंट कौन सी होती है? फोटोन हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? ये वो ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और मजीद प्रिसाइसली आप मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन and interaction of subatomic particles। सबएटॉमिक पार्टिकल्स से मुराद कौन कौन से? जिस तरह हमारे पास होता है फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह क्वार्क्स हो गए और बहुत सा। अब हमने जब बात की है, ये देखिए स्टार्ट में मैंने बोला आपको स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ समथिंग। तो फिजिक्स में हम क्वांटम मैकेनिक्स में कौन से रिजीम में काम करेंगे कि कितनी छोटी अमाउंट होगी, तो वो पता करने के लिए हम मैक्स प्लैंक्स का सहारा लेंगे कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स के मुताबिक हमें पता है कि एनर्जी जो है वो इक्वल होती है एच म्यू के। ई इक्वल टू एच एफ या एच म्यू फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी है। इसमें ये जो एच है ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। अब इसमें ये देख लें कि जो 10⁻34 है ये वो स्मॉलेस्ट अमाउंट है जहां तक हम क्वांटम मैकेनिक्स में मेजरमेंट कर सकते हैं। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कांस्टेंट आप इसको कह सकते हैं एच, क्योंकि ये 10⁻34 ऑर्डर स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट अमाउंट ये हो गई। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिस तरह अगर मैं मिसाल लूं इसमें कि हम क्या
मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो ये देखें इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं वेव फंक्शन के बारे में। तो आईडी देंगे वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को डिस्कस करने से पहले कि वेव फंक्शन क्या होता है, किस तरह काम करता है, हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं मैटर वेव्स का, फिर हमें वेव फंक्शन को समझने में आसानी होगी। तो पहले हम बात करते हैं मैटर वेव्स की। मैटर वेव्स क्या होती है? मैटर वेव्स उन वेव्स को बोला जाता है, ये वो वेव्स होती हैं जो पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होती हैं। आप कह सकते हैं द सेट ऑफ वेव्स दैट एसोसिएट विद द पार्टिकल्स, या वो वेव्स जो किसी न किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएट हो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सी वेव्स होती हैं? वेव्स एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स। और ये मैं लॉजिक दिया था डी ब्रोगली ने कि डी ब्रोगली के मुताबिक हमने पढ़ा हुआ है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी होता है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये देखें लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। पी जो है ये मोमेंटम होता है। अब इसमें एम वी मैस है और मैस पार्टिकल का होता है, तो ये पार्टिकल को डिस्क्राइब कर रहा है। और लैम्डा जो है वेवलेंथ है, ये होती है वेव की। तो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था कि पार्टिकल का वेव नेचर भी होता है। तो अब फिर वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है, एक ऐसा हमारे पास फंक्शन है जो इस तरह की वेव्स, कौन सी? मैटर वेव्स, वो फंक्शन जो मैटर वेव्स को डिस्क्राइब करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसा है ये मैटर वेव्स, कैसी होंगी, इनकी पोजीशंस क्या है, इनके पार्टिकल की पोजीशन क्या है जब वो बिहेव कर रहा है मैटर की तरह। तो हम क्या लिखते हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है? ये वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, किसकी? अबाउट मैटर वेव्स। ये मैटर वेव्स की मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें जो है कि वेव फंक्शन क्या है, अगर हमें वेव फंक्शन मालूम है तो हम हर चीज फाइंड कर सकते हैं अबाउट मैटर वेव्स। मैटर वेव्स की कहाँ पे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे नहीं है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, इसकी मोमेंटम क्या है, हर चीज। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप एक ही टाइम पे वेव फंक्शन से आप पोजीशन और वेलोसिटी दोनों इकट्ठे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था जो कहता है कि पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम आप इकट्ठे फाइंड नहीं कर सकते, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन बेसिकली ये वेव फंक्शन जो है ये हर मालूमात रखता है मैटर वेव्स के मुताबिक, इनके लिए हर मालूमात रखता है। अब अगर हम बात करते हैं वेव फंक्शन की, तो वेव फंक्शन का जो सिंबल होता है वो यूं होता है साइ, इसको ये यूं लिखा जाता है r इंटू टी, कि इसमें ये जो है ये स्पेस को डिस्क्राइब करता है और t जो है वो टाइम के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं साइ x y z t। ये क्या है? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, अगेन स्पेस कोऑर्डिनेट और ये टाइम का कोऑर्डिनेट है।
अब क्वेश्चन ये है कि साय आता कहां से। देखिए मैटर वेव्स है तो ये आती कहां से, तो सॉरी ये मैटर वेव्स है, इनका हम कहां से वेव फंक्शन निकालेंगे। तो वेव फंक्शन बेसिकली ये आता है, ये सॉल्यूशन होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में F इज इक्वल टू एम है जो किरदार अदा करता है, इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब मैं यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्या होती है, किस तरह क्या है, सिर्फ आपको ये फिलहाल हम बात करेंगे आज वेव फंक्शन पर कि वेव फंक्शन क्या है, किस तरह हम इसको इसकी डिस्क्रिप्शन लेंगे वगैरह वगैरह। अब ये वेव फंक्शन के बारे में मैं आपको एक बहुत अहम बात बताता चलूं कि वेव फंक्शन जो है ना साई साई ऑफ आर टी, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होने की वजह से इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। अब कॉम्प्लेक्स किस तरह, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने मैट्रिक की क्लास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। देखें ये इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालें तो ये सॉल्यूशन इसका ये होता है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। अब देखें इसमें ये इमेजिनरी पार्ट आता है कि नहीं आता, तो ये सॉल्यूशन अब क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एज इट इज ये वेव फंक्शन थी, तो वेव फंक्शन क्या होती है, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। थोड़ा वेव फंक्शन क्या होती है, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। अब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होने की वजह से इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, तो क्या लिखेंगे, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। अब सिग्निफिकेंस नहीं होते तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इससे एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि किस तरह कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, किस तरह होगा। फिलहाल हम अभी सिर्फ वेव फंक्शन की बात करते हैं कि वेव फंक्शन होता क्या है, ठीक है, किस चीज को किस तरह हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। और ये अब देखिए जिस तरह आप मैट्रिक इंटर में कुछ इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई या कुछ इस तरह इक्वेशंस हो गए, तो उस हर इक्वेशन का जरूरी तो नहीं है कि सॉल्यूशंस का सॉल्यूशन सेट ही हो। कुछ सॉल्यूशंस होते थे कि जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे और कुछ ऐसे होते थे जो नहीं करते थे। तो जो सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करते थे हम कहते थे जी कि ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं, कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। इसी तरह वेव फंक्शन जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें वेव फंक्शंस के बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत सारे दूसरे अल्फाज में वेव फंक्शंस आएंगे। अब इन वेव फंक्शंस का कि हर जो आंसर होगा, जो उसका सॉल्यूशन होगा, वो एक वेव फंक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम हमारे पास वेव फंक्शन आ जाए। वेव फंक्शन आने के बाद क्या हर फंक्शन, हर वेव फंक्शन एक हम बताएंगे कि कहेंगे कि वो मैटर वेव्स को डिस्कस करता है, तो जरूरत तो नहीं है वो करे। तो इस लिए कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 4 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि ये वेव फंक्शन है। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। अक्सर बुक्स में लिखा गया है एक्सेप्टेबल ऑफ वेव फंक्शन, वो लिखे हैं, ये लिखे बात है। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसमें पहली प्रॉपर्टी है कि ये सिंगल वैल्यू हो, सिंगल वैल्यूड हो। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये कंटिन्यूअस हो। तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो। और थर्ड वन है कि उसका जो स्क्वायर इंटीग्रल है वो स्क्वायर इंटीग्रल। वेव फंक्शन जो है वो हमारा सिंगल वैल्यू हो, कंटिन्यूअस हो,
डिफरेंशिएबल और स्क्वायर इंटीग्रल। अब सिंगल वैल्यू पे बात करेंगे कि सिंगल वैल्यू का क्या मतलब है। सिंगल वैल्यू का ये मतलब है, देखें जिस तरह अगर मैं एग्जांपल लूं, मैथ्स की एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट क्या, मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x जो इक्वल है 8 प्लस माइनस x। अब इसमें अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 2, देखिए मेरे पास एक फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2। ये f ऑफ 2 की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 6 और एक आएगी 10। तो एक पॉइंट पे दो वैल्यूज आ गई, तो ये सिंगल वैल्यू फंक्शन है। हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसकी हर पॉइंट पे सिर्फ एक वैल्यू। मिसाल के तौर पर अगर मैं ग्राफिकली आपको समझाऊं तो देखें, ये भी एक ऐसा फंक्शन है जो सिंगल वैल्यू नहीं है। ये देखें, ये इधर आप साइन ऑफ x ले लें, इधर हम x लेते हैं। अब देखें इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दो वैल्यूज है, x की कितनी वैल्यू है, सिंगल वैल्यू, लेकिन साइन ऑफ x की क्या है, डबल वैल्यू। इस पॉइंट की बात करूं तो इस पे भी एज इट इज इसी तरह। तो अब ये भी फंक्शन जो है हम कहेंगे कि ये वेव फंक्शन नहीं। तो वेव फंक्शन जो है ग्राफिकली अगर मैं डिस्कस करूं तो किस तरह होगा सब, तो देखें ये साइन ऑफ x, ये x हो गया। तो फंक्शन इस, ये देखिए हर पॉइंट के ऊपर, जरूरी नहीं है कि ये शेप हो, लेकिन देखें हर पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट है, कोई भी आप पॉइंट उठा, हर पॉइंट के ऊपर f ऑफ x की सिंगल वैल्यू फॉर x। और ये जरूरी क्यों है कि ये सिंगल वैल्यू हो, ये सारी मालूमात जो है वो इसमें इस लास्ट पॉइंट पे है कि आखिर हमें सिंगल वैल्यू ही क्यों चाहिए, आखिर वजह क्या है कि हम इसको सिंगल वैल्यू दे रहे हो। सारी बात जो है वो इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला सेटिस्फाई करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा करेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो वेव फंक्शन है वो कंटीन्यूअस हो। वेव फंक्शन कंटीन्यूअस से ये मुराद है कि अगर मैं इस तरह वेव फंक्शन को मैं बनाता हूं तो कंटीन्यूअस हो। कंटीन्यूअस से मुराद के देखें, अगर मैं मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूं तो जरूरी है कि ये क्या और यहां से ये आ। अब देखिए ये जो है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, या फिर इसके अलावा मैं अगर बात करूं, ये इक्वेशन, ये ग्राफ हो। अब इस ग्राफ में दोबारा साइन ऑफ x जो भी आ रहे हैं, अब इस ग्राफ में भी, और ये दोनों जो है ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये वेव फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अब अगर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर कंटिन्यूअस हो और सिंगल वैल्यू ना हो तो क्या वो वेव फंक्शन होगा। जिस तरह ये आप देखें कि मैं अगर बनाता हूं, यहां पे एक सर्कल बना देता हूं, कोई भी फंक्शन ले रहा हूं f ऑफ x, यहां पे x ले रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए कि देखिए ये एक सर्कल है। अब इसमें ये सर्कल कंटिन्यूअस है, लेकिन एक मसला आ रहा है कि f ऑफ x की दो वैल्यूज आ रही हैं x में। ये देखें आप इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट पर दो वैल्यूज आती हैं, इस पॉइंट पे बात करते हैं तो इस पे भी ये दो वैल्यूज आ रही हैं, तो इसी तरह आगे। तो हम क्या कहेंगे कि ये आप सिंगल वैल्यू नहीं, तो सिंगल वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब कि ये वेव फंक्शन नहीं। तो अब इसी तरह अगर मैं मिसाल लूं पैराबोला की, ये एग्जांपल सिर्फ इस वजह से ले रहा हूं कि ये डेली लाइफ में हमें पता है, हम ज्यादातर मैट्रिक में, इंटर में इनको पढ़ते रहते हैं। तो अब अगर यहाँ पे मैं कोई फंक्शन लेता हूँ f ऑफ x और यहाँ पे x ले रहा हूँ और मैं यूं एक पैराबोला, तो अब इसमें आप देखें
पहली बात तो ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि अभी हम कंटिन्यूअस के हेडिंग पार्ट है। कंटिन्यूअस तो ये है, सिंगल वैल्यू भी है। क्यों? ये देखिए हर पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ एक्स की सिंगल वैल्यू है, तो ये कंटिन्यू भी है और सिंगल वैल्यू। इसी तरह मैं दो और एग्जांपल्स लूंगा, दो और एग्जांपल्स में जो दो और एग्जांपल्स है उनमें हमारा आता है tan ऑफ x और sin ऑफ x। अब अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये x हो गया, इधर tan ऑफ x और sin ऑफ x का ग्राफ। तो sin का ग्राफ अगर मैं ड्रा करता हूं तो sin का ग्राफ कुछ यूं होगा। ये ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन हम यहाँ पे ऊपर लेते तो इसका ग्राफ कुछ यूं होगा, यूं ही बनाता हूं। ये देखिए ये ओरिजिन है और ये साइनोसाइडल है। ये किसका ग्राफ है? ये साइन ऑफ एक्स है। अब इस साइन ऑफ एक्स की अगर बात करें जो इसका ये ग्राफ है, इधर एक्स एक्सिस है, तो इसमें आप देखें कि हर पॉइंट के ऊपर एक तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस से पहले हर पॉइंट के ऊपर, इस तरह ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, हर पॉइंट के ऊपर इसकी सिंगल वैल्यू भी है। तो हम क्या कहेंगे कि सिंगल वैल्यूड भी है और कंटिन्यूअस भी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं tan ऑफ x की, तो tan ऑफ x का ग्राफ किस तरह होता है? ये देखें, tan ऑफ x का ग्राफ स्टार्ट होता है इंफिनिटी। ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ आए। तो अब ना ये कंटिन्यूअस है और ना ये सिंगल वैल्यू। कंटिन्यूअस से मुराद ये है, सिंगल वैल्यू आपको तो बजाय नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इस तरह ये देखें, इन पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे ये सिंगल वैल्यू नहीं। और कंटिन्यूअस के साथ साथ ये भी जरूरी होना चाहिए कि कंटिन्यूअस का दूसरे पास में मतलब ये होता है कि ये फाइनाइट वैल्यू इसकी हो। तो देखिए साइन ऑफ एक्स की फाइनाइट वैल्यू है, इससे पहले जितने भी ग्राफ ड्रा किए थे उसमें फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन tan की ये फाइनाइट वैल्यू नहीं, ये इंफिनिटी पे जा रहा है। तो याद रखिएगा कंटिन्यूअस का ये भी मतलब है कि इसकी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अक्सर जगह आप पढ़ेंगे कि सिंगल वैल्यू हो, कंटिन्यूअस हो, फाइनाइट वैल्यू हो, स्क्वायर इंटीग्रल हो। तो कंटिन्यूअस और फाइनाइट वैल्यू दोनों का एक ही मतलब है। जब अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई होंगी कि सिंगल वैल्यू भी हो और कंटिन्यूअस भी हो फंक्शन हमारा, तो डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। और अब मेन जो है वो ये है कि स्क्वायर इंटीग्रल। स्क्वायर इंटीग्रल, स्क्वायर इंटीग्रल का ये मतलब है कि ये जो हमारा वेव फंक्शन है, देखिए स्क्वायर इंटीग्रल, पहली बात ये कि मैंने याद होगा आपको बात हो रही थी कि सिंगल वैल्यू क्यों, उसका डायरेक्ट ताल्लुक इसके साथ स्क्वायर इंटीग्रल क्यों। स्क्वायर इंटीग्रल जब हम बात करते हैं तो मैं सिर्फ फिलहाल स्क्वायर की बात करता हूँ। वाई जो हमारे पास फंक्शन है इसका हो स्क्वायर, फिलहाल मैं इंटीग्रल के ऊपर बात नहीं करता। तो देखें वेव फंक्शन है, मैंने आपको बोला था कि हमारा वेव फंक्शन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो वेव फंक्शन अगर कॉम्प्लेक्स है तो सिंपली मैं मैट्रिक की मैथ की तरफ जा रहा हूं। ये वेव फंक्शन हो गया मेरा x में, सिंपली फाई ले लेते हैं, फाई इज इक्वल टू a प्लस ba। अब मैंने इसका ये स्क्वायर बनाना है, तो मैट्रिक में हमने किस तरह पढ़ा हुआ है कि ये वेव फंक्शन है, अगर मैं इसका लेता हूं कंजुगेट, यहां पे उसको शो करते हैं स्टेरिक के साथ, तो ये आ जाएगा a माइनस ba होगा। और आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इसको इस तरह लिखने से की बजाय हम किस तरह लिखते हैं, इसको यूं लिखते हैं कि ये इसका स्क्वायर है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल लेने का मकसद ये था कि देखें खुद जो वेव फंक्शन है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसकी वजह से इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर की वजह से ये रियल क्वांटिटी बन जाती है। स्क्वायर लेने से क्या होता है कि हमारे पास क्या आता है, एक रियल क्वांटिटी आती है। और इस रियल क्वांटिटी में क्या होता है, किसका होता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मैक्स बॉर्न का एक रूल है, वो रूल क्या कहता है। फिलहाल के लिए सिर्फ सिंपली इतना था कि ये स्क्वायर इंटीग्रल का ये मतलब है कि ये कुछ यूं हो बस कि x पे हम इसका इंटीग्रल ले लें। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर इंटीग्रल को मजीद कि हम इससे क्या काम ले सकते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, स्क्वायर इंटीग्रल का उसके साथ क्या ताल्लुक है, ये हो गया। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, और 2-3 हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जिनमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा वेव फंक्शन है ये चार प्रॉपर्टीज किस तरह सेटिस्फाई करता है।